अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे खुर्रम जामई जो हैदराबाद के हैं, जिन्होंने कल एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में इन्होंने चंद बातें बताई हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए जो है खुर्रम जामई का जो झूठ है इस पर थोड़ा सा हम तबसरा करें, थोड़ा सा बात करें। इसी तरह से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि ये जो खुर्रम जामई ने सलमान औदा की जो तारीफ़ की है और सलमान औदा को इमाम इब्न हम्बल से जो इन्होंने कंपेयर किया है, तो सलमान औदा है कौन और सऊदी गवर्नमेंट ने सलमान औदा के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई है, और इसी तरह से जो है तबलीगी जमात के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। और फिर जो हजरात ये वीडियो जो है दूसरे जगहों से देख रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर से, मुंबई से, केरला से, या फिर जो है दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं, यूएस वगैरह से, तो जाहिर सी बात है वो लोग सोच रहे होंगे कि भैया खुर्रम जामई कौन है और इन्होंने क्या कहा है और इन्होंने मतलब ये क्यों कहा है। और थोड़ा सा जो है ना हम इसके ऊपर भी तबसरा करते हैं कि खुर्रम जामई है कौन, इन्होंने क्यों कही है बातें, कहाँ कही हैं ये बातें। और इसी तरह से इंशाल्लाह हम जो है आखिर में जो सलमान खान और जस्टिन बीबर को सऊदी अरब में बुलाया गया था इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ। एक डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं बनाऊंगा कि सॉफ्ट पावर वगैरह जो होता है और ये जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आगे जो है इस पर बात करूंगा। मगर फिलहाल हम बात करते हैं खुर्रम जामई के झूठ के ऊपर, जो कल इनका वीडियो आया था और इस वीडियो में जो उन्होंने बातें कही और बताई हैं। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि खुर्रम जामई एक आलिम हैं या फिर एक प्रीचर हैं या एक स्पीकर हैं जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हैदराबाद के ये रहने वाले हैं। और खुर्रम जामई को बुलाया गया था एक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया गया था, जहां पर जो है सारी जमातें मिलकर तबलीगी जमात के ऊपर जो हिंदुस्तान में एक स्मीयरिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें जो है तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी और बैन लगाने की बातें चल रही हैं। इस चीज की सपोर्ट में, इस चीज की तायीद में जो है तमाम जमातें इकट्ठा हुई थीं कल। इस हद तक तो सही है, क्योंकि आप और हम भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जो हिंदुस्तान के माहौल में टेररिज्म के चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। सऊदी के पस मंज़र में अलग है बात, हिंदुस्तान के पस मंज़र में अलग है। तो इस चीज़ को लेकर जो है एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें जो है अहले हदीस की तरफ से खुर्रम जामई साहब को बुलाया गया था। तो ये जो द सो कॉल्ड अहले हदीस स्पोक्स पर्सन बनकर ये खुर्रम जामई साहब वहाँ गए थे, तबलीग जमात की इन्होंने तायीद की, देवबंद की कुर्बानियों की इन्होंने बात की, किस तरह से देवबंद के उलमा और अहले हदीस उलमा ने मिलकर आज़ादी की जंग, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी है, इसके ऊपर उन्होंने बात की। यहाँ तक बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक थी। अब उसके बाद उन्होंने जो टारगेट बनाया सऊदी गवर्नमेंट को, इसके बाद इन्होंने जो है अपने अंदर की छुपी हुई इखवानियत और दाइशियत को बाहर निकाला और फिर इन्होंने जो है सलमान औदा जैसे शख्स को सपोर्ट किया और फिर इनको इमाम अहमद बिन हम्बल से जो है कंपेयर किया और जो है सऊदी गवर्नमेंट को उस टाइम पर जो मुतसिम था या फिर जो हुकूमत थी जो इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर जुल्म किया करती थी उससे उन्होंने कंपेयर किया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें इन्होंने कही हैं, ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये अहले हदीस हजरात की नुमाइंदगी नहीं करती। मैं कोई अहले हदीस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं अहले हदीस जमात से मुझे मेरा ताल्लुक़ है, ना ही मेरा उनके साथ उठना बैठना इतना ज़्यादा है। मगर चूंकि मैंने काफ़ी वक्त गुजारा अहले हदीसों के बीच में और मुझे पता है कि अहले हदीस हजरात सोचते कैसा हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर यह चीज़ बोलना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब भी आतंकवाद या टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म का मामला पेश आता है तो सबसे पहले जो है अहले हदीस के नाम की पर्ची फटती है, और फटेगी भी क्यों नहीं। यानी कि आतंकवाद और टेररिज्म के साथ अहले हदीस का नाम क्यों नहीं जुड़ेगा जब इस तरह के लोग, खुर्रम जामई जैसे लोग बैठे हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लाजिम है कि अहले हदीस का नाम जो है, सलफ़ी का नाम टेररिज्म के साथ जोड़ दिया जाए। बहरहाल खुर्रम जामई जो है ये जो है हैदराबाद के एक आलिम या जो है प्रीचर हैं, और इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी जो है सही नहीं है, जो मैंने मालूमात की है चीज़ें।
एक तो ये कि जमीयत अहले हदीस के अगेंस्ट में एक और जमात बनी थी जिसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन था दूसरी जमात बनाने में। स्किज़म इन्होंने क्रिएट किया, स्किज़म इन्होंने बनाया, और जो है एक अलग जमात इन्होंने बनाई एक मेन स्ट्रीम अहले हदीस जमात के अगेंस्ट में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मेन स्ट्रीम अहले हदीस के लोग हैं इनके नज़रियात से इत्तफाक नहीं रखते। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि खुर्रम जामई ये जो हैं जो हैदराबाद के द सो कॉल्ड मर्द मुजाहिद नसीरुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल पिछले साल हुआ कोरोना के दौरान में, तो इनसे भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती और गहरे ताल्लुकात थे। और नसीरुद्दीन साहब वो शख्स हैं जिनकी वजह से हैदराबाद के कई नौजवान सलाखों के पीछे गए। उनकी उनका एक जज्बा था कि जो है ना मुजाहिदा करना है, जिहाद करना है, फलां फलां। तो इस चक्कर में जो है कई नौजवान जेल में गए, कई नौजवानों का इनकाउंटर हुआ, कई लोगों के घर बर्बाद हुए, कई माँ बाप के जो है गोद उजड़ गए। ठीक है, तो ये वो शख्स है नसीरुद्दीन साहब। लोग कहते हैं मर्द मुजाहिद है, ये है वो है, जो भी है, जो भी उनका मामला अल्लाह के पास है फिलहाल, मगर बहुत बड़ा फितना ये हैदराबाद में थे। इनसे जो है खास इनके खुर्रम जामई के ताल्लुकात थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे कट्टरवादी कट्टरपंथी इख्वानियों और इस जहन के लोगों के साथ जब इनका उठना बैठना रहेगा, तो जहन जो है इस तरह के चीजें जो है अपने अंदर वो बनाएगा और फिर जबान से ये चीजें जो है बाहर निकलेंगी। तो खुर्रम जामई को बुलाया गया था तबलीगी जमात की सपोर्ट वाले एक प्रोग्राम में, जहां पर ये गए, इन्होंने ये सारी बातें की तबलीगी जमात की सपोर्ट में। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सारी चीज़ें आप और हम भी करते हैं ये बातें तबलीगी जमात की सपोर्ट में। इसके बाद इन्होंने जो है सऊदी गवर्नमेंट को अटैक किया और फिर जो है सलमान औदा की तायीद में इन्होंने बात की। आप जानते हैं ये चीज़ कि पिछले जुमा जो है यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों में मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि तबलीगी जमात के बारे में, जिसका दूसरा नाम अल अहबाब भी है। अभी एक नया जो है मार्केट में चल रहा है कि अल अहबाब अलग है, तबलीगी जमात अलग है। ऐसा नहीं है, बल्कि नुरैदा करके एक इंडोनेशिया की रिसर्च स्कॉलर है, इसने बाकायदा एक पूरा एक रिसर्च पेपर इसने लिखा, जिसके अंदर उसने ये बात बताई है कि ये एक्चुअली जो अल अहबाब है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है तबलीगी जमात का, उसका एक हिस्सा है। यानी कारकुन, अमीर, जो साथी, जोड़, वो जो भी उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं तबलीगी जमात में काम करने के, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो उनका होता है, उसमें एक हायरार्की में ये लोग फिट होते हैं। अहबाब, ये अहबाब कोई दूसरी जमात या दूसरी तंजीम नहीं है, बल्कि तबलीगी जमात के अंदर ही एक हिस्सा है। बहरहाल, तो इनके ऊपर पाबंदी वाला एक ऑर्डर आया था सऊदी अरब में। वैसे तो बैन इनको बिन बाज के टाइम पर ही लगा दिया गया था, मगर अब जो है इन्होंने फिर वापस सारे जो है आइम्मा और मसाजिद को ये ऑर्डर दिया कि इसके बारे में बताया जाए। अब क्यों भाई इसके ऊपर अब ये बात निकली है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाई थी, आप वो देख सकते हैं इंशाअल्लाह। तबलीगी जमाती नहीं बल्कि इसके अलावा दीगर जमातों के ऊपर भी सऊदी अरब ने शिकंजा कसा है, जिसमें सुरूरी भी है, मुस्लिम ब्रदरहुड के कई अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और ऐसे बहुत सारे द सो कॉल्ड सलफी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने शिकंजा कसा है। क्यों कसा है भाई? वो इसलिए कि अब फिलहाल जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ चेंज हुआ है, जो जिस डायरेक्शन में सऊदी अरब अभी फिलहाल जा रहा है, उसमें वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुल्की जमातें, गैर मुल्की तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, जिन तंजीमों का ताल्लुक सऊदी हुकूमत से या सऊदी अरब से नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि जब भी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या टेररिज्म के वाकयात पेश आए हैं, एक्सट्रीमिज्म के वाकयात पेश आए हैं, आपने देखा कि सऊदी अरब के नाम पे सबसे पहले पर्ची फटी है। चाहे वो 9/11 का मसला हो, सऊदी अरब का नाम उसके अंदर आया। उसके बाद जो है एक और टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में क्रिसमस के टाइम पर, तो उसमें भी सऊदी अरब का नाम आया था। तो इस तरह से जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें सऊदी अरब का नाम आता है, सऊदी फंडिंग का जरूर उसके अंदर जिक्र होता है। तो अब सऊदी अरब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब फिलहाल डेवलपिंग कंट्रीज में है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो एमबीएस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, इनका ये अभी फिलहाल मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब को डेवलपिंग कंट्री से निकाल कर डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाया जाए। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के लिए उनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, इस चीज़ के लिए उनको कंपनियों के हेडक्वार्टर्स चाहिए। यहाँ पे सारी कंपनियों के जो है
इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी अलग अलग कंट्रियों के इन्वेस्टमेंट्स इनको चाहिए। तो इस लिहाज से ये बड़े ही कंट्रोल्ड अंदाज में जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी और लिबरल सोसाइटी को लेकर ये जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस बैलेंस को संभालते हुए ये आगे लेके जा रहे हैं। तो इस जो है पस मंज़र में इन्होंने ये तय किया है कि जितनी गैर मुल्की जमातें हैं उनको यहाँ पर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो चैरिटीज़ सऊदी अरब के अंदर जमा होते थे पहले, वो अभी नहीं होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल चैरिटीज या फिर डोनेशंस वगैरह तो जमा होते थे, अभी वो नहीं होंगे। आपको याद होगा कि पहले जो है लोग ऐसे ही आ जाते थे सऊदी अरब, आकर जो है प्रोग्राम कर लिए, पैसे जमा कर लिए, निकल गए। ऐसे बहुत सारे हैदराबाद और हिंदुस्तान से बहुत सारे ऐसे ब्रदर हजरात आते थे, दावा सेंटर वाले, आकर जो है कहते थे कि हमारे यहाँ फलां इतने मुसलमान हो रहे हैं, उतने मुसलमान हो रहे हैं, फलां ढिमका, बड़ी बड़ी बातें करते, ब्लफिंग करते, और जो है ना हजारों लाखों का पैसा लेकर गए और अपने अपने बिजनेसेस वहां पर उन्होंने सेटअप कर लिए। तो ये चीज हुई है, लोगों ने बड़ा इनको लूटा है और बड़ा जो है ना इनको निचोड़ा है, और फिर आखिर में इन्हीं को गाली देके गए हैं, आखिर में इन्हीं के ऊपर लानत करके गए हैं। बहरहाल ये चीज हुआ है। तो अब सऊदी हुकूमत ने ये रेगुलराइज कर दिया है कि भाई जितनी गैर मुल्की तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन से ये ऑपरेट नहीं होंगी, अगर आप दाई हैं, अगर आप स्कॉलर हैं, तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, आप उस एकेडमिक लेवल के आदमी होना चाहिए, तभी जो है आप प्रीचिंग कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं, कोई भी ऐरा गैरा नत्तु गैरा ब्रदर बन गया, दाई बन गया, आके ठहर गया और तकरीरें करना शुरू कर दिया, फतवे झाड़ रहा है, ये सारी चीजें अभी नहीं होंगी। तो ये एक चीज चल रही है सऊदी अरब के अंदर। तो इस लिहाज से इन्होंने जो है तबलीग जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। दूसरी चीज ये भी है यहाँ पर कि इन्होंने टेररिस्ट तबलीग जमात को नहीं कहा, बल्कि इन्होंने गेटवे कहा, गेटवे। ठीक है, एक रास्ता बनता है इन्होंने कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये पूरे के पूरे टेररिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है रास्ता यहाँ से हमवार होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स जो है ना अचानक दीनदार बन जाता है तो कच्चा पक्का उसका दिमाग होता है। ये सिर्फ तबलीगी जमात नहीं, बल्कि दूसरी जमातों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी जहन साजी ठीक से नहीं होती है, उसकी तरबियत ठीक से नहीं होती, तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस इनको उठा लेती हैं और उनका उठा लेना आसान हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि रास्ता बनता है, इन्होंने हरगिज ये नहीं कहा कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इस तरह से जनरल वे में इन्होंने उनको टेररिस्ट नहीं कहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर जो है तबलीगी जमात के खिलाफ में जो स्मीयरिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, वो तो एक मौका परस्ती है और जो है बहती गंगा में हाथ धोना है कि वो लोग तबलीगी जमात वालों को टारगेट कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पर आप अहम बात आप जहन में रख लीजिए कि एक तंजीम अगर एक मुल्क में बैन होती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे मुल्क में वो दहशतगर्द हो। मिसाल के तौर पर अल इख्वान अल मुस्लिमीन है, जो वाकई में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ये जो है मिडिल ईस्ट में बैन है, अमेरिका में बैन नहीं है। ठीक है, जैसे सऊदी अरब है और इस तरह से यूएई है, बहरीन है और मसर है, यहाँ पर ये तंजीम बैंड है क्योंकि इन्होंने तकरीब कारियाँ यहाँ पर की हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। मगर आप देखेंगे कि ये जो है दूसरे मुल्कों में बैन नहीं है। जैसे अमेरिका में खुद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में इख्वानी बैठे हुए हैं, दूसरों को कहते हैं कि अमेरिका के गुलाम है, मगर ये खुद जो है ना अमेरिका की गुलामी करते हुए वहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ये लोग हैं। और यही नहीं बल्कि जो अरब स्प्रिंग हुआ था ठीक है, आपको याद है 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम से शुरू हुआ था, जो मसर के अंदर, लीबिया के अंदर और सऊदी अरब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की, बहरीन के अंदर, यमन के अंदर, दीगर मुल्कों के अंदर जो इन्होंने जो शुरू किया था, ये पूरा एक कैंपेन चलाया था हुकूमतों को पलटाने का, ये पूरा ओबामा और हिलरी क्लिंटन की मदद से अखवानियों ने पूरा इन्होंने क्रिएट किया था मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इस लिहाज से मिडिल ईस्ट में ये लोग बैंड हैं, मगर ये लोग अमेरिका में बैंड नहीं है, बाकायदा ये लोग वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में लोग काम करते हैं। तो पॉइंट असल में यहाँ पर यह है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क में समझी जाती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे मुल्क में भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझी जाए, वहां पर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझी नहीं जाती। इसी तरह से तबलीगी जमात के बाज चीजों को लेकर सऊदी हुकूमत ने उनको गेटवे कहा, टेररिस्ट नहीं बल्कि गेटवे कहा टेररिज्म का। तो वो सऊदी अरब के लिहाज से है, सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में है, शायद इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ इस तरह की खबरें लगी है, शायद कुछ इस तरह के लोग पकड़े गए यहाँ पर, या फिर कुछ इस तरह की तकरीबकारी में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने इसके यानी कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के तहत इन्होंने इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गेटवे टू टेररिज्म का है, ना कि जो है इन जनरल सबको कहा है। और जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो तबलीगी जमात काम करती है उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं होता, वो बिल्कुल कारकुन लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल सीधे साधे लेवल पर काम करते हैं।
अब मिडिल ईस्ट का मसला ये है कि मिडिल ईस्ट में जो तबलीगी जमात इन्वॉल्व है, तो एक एक लेयर पे जो तबलीगी जमात वाले काम करते हैं वो बिल्कुल जो है कॉमन लेयर है। उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है जहां पर तबलीगी जमात वाले काम करते हैं, वो जो है इखवानियों का लेयर है। मिडिल ईस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा तबलीगी जमात में बैत का कॉन्सेप्ट होता है। एक मेरे तबलीगी जमात वाले साथी उन्होंने कहा कि बैत मतलब वो हाकिम वाली बैत नहीं होती, एक तो फॉर्मेलिटी वाली बैत होती है। बहरहाल जो भी है, बैत का जो कॉन्सेप्ट है, असल में जो अरब के लोग हैं ये अपने हुक्मरानों को बैत देते हैं। अब इसके अलावा अगर गैर मुल्क जाकर वहां पर अपने अमीर, कोई अपना उन्होंने अमीर बनाया है, वहां जाके वो लोग बैत दे रहे हैं, तो ये एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाता है। ये चूंकि कल्ट सिस्टम बन जाता है कि कल्ट है, उसका लीडर है, उसके हाथ पे बैत कर रहे हैं लोग जाकर, तो ये एक जो है एक थ्रेट समझा जाता है। तो इस लिहाज से सऊदी हुकूमत ने तय किया कि नहीं भाई, हम ये सारी चीज़ों को हम इजाज़त नहीं देंगे। ये इनका दाखिली मामला है, इनका इंटरनल मैटर है। इनके पॉलिटिक्स या इनके नेशनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में इन्होंने इस चीज़ को जो है इन्होंने सेंस किया और फिर गेटवे टू टेररिज्म का इनके ऊपर उन्होंने लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि ये अमेरिका या इंडिया या पाकिस्तान, हर जगह जहां तबलीगी जमात काम कर रही है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। ये अहम बात आप जहन में रख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बात है वो है सलमान औदा के ऊपर, जिसकी तारीफ के पुल जो है खुर्रम जामई साहब जो है अपने वीडियो में बांध रहे थे। वो है सलमान औदा है कौन, सलमान औदा को सऊदी हुकूमत ने पकड़ा क्यों, अंदर क्यों डाला सऊदी हुकूमत ने सलमान औदा को, ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। अक्सर लोग आके कहते हैं कि सऊदी में हक बोले तो जेल में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी हक बोला तो उठा के जेल में डाल दिए। हक तो बहुत सारे उलमा बोलते हैं। अभी नेशनल डे के खिलाफ में खुद साले फौजान का फतवा है, अलिफ्ता की वेबसाइट पर, सऊदी अरब की ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल डे के अगेंस्ट में फतवा है, कॉन्सर्ट्स के अगेंस्ट में फतवा है। क्या उनको पकड़ के डाल दी सऊदी हुकूमत? नहीं डाली। लोग कहते हैं कि सऊदी की जो पॉलिसीज है हुकूमत की, इसके खिलाफ बोलते ही जेल में डाल देते। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे फतवे हैं, उलमा ने क्लियर कट बता दिया है कि नेशनल डे नहीं करना है। जो है कॉन्सर्ट्स के बारे में लोग उलमा ने बता दिया। क्या उनको पकड़ के जेल में डाल दी सऊदी हुकूमत? नहीं डाली। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बोलने से जेल में डाल देते हैं। मगर जो लोग तकरीबकारियां करते हैं और उनके नजरियात बड़े डेंजरस होते हैं, उनको पकड़ के लोग जो है हुकूमत जेल में डालती है। उसमें से एक सलमान औदा और सफर हवाली भी है। सफर हवाली वो शख्स है जिसकी तारीफ जो है हमारे ये नायक साहब करते हैं और कहते हैं कि सफर हवाली बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं, वो हैं फलां ढिमका। तो सफर हवाली के नज़रियात और सलमान औदा के जो नज़रियात हैं सुइसाइड बॉम्बिंग को लेकर बड़े डेंजरस हैं। सलमान औदा सफर हवाली का मानना यह है कि सुइसाइड बॉम्बिंग जंग के हालत में जायज़ है। ये कई लोग कहते हैं, कई मुसलमान ये समझते हैं कि जंग की हालत में जायज़ है। अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इनको मानते हैं या फिर जो ये लोग जिसकी सरपरस्ती करते हैं, वो लोग तखरीबकारी हरकतें और बम ब्लास्ट वगैरह कर कर ये समझते हैं कि हम जो है जंग के हालात में ही है। यानी कि उनके हिसाब से जंग चल रही है, उनके हिसाब से ये है कि कयामत तक जंग चलती रहेगी, तो लिहाजा जंग के हालात हैं तो बम फोड़ना या सुइसाइड बॉम्बिंग करना जायज है उनके लिहाज से। तो सलमान औदा सफर हवाली जैसे लोग ये सुइसाइड बॉम्बिंग के कायल है। एक चीज। दूसरी चीज, सहवा मूवमेंट इन्होंने चलाया था, ठीक है। सहवा मूवमेंट करके एक शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर में। शुरू में इनका कॉन्सेप्ट तो ये था कि भाई जो नौजवानों के अंदर जो बेरा रवि आ रही है या फिर जो है नौजवान जो दीन से हट रहे हैं, इनको जो है दीन की तरफ बुलाया जाए, ठीक है। सहवा मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जो है सहवा मूवमेंट का जो अफिलिएशन हुआ ये इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ ये जो है काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन रहा। उसके बाद खास तौर पर 2011 में जो मिडिल ईस्ट के हालात पेश आए, अरब स्प्रिंग जो हुआ, उसमें सहवा मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल जो है डेमोक्रेसी लाने में था, ठीक है। अब आप कहते हैं डेमोक्रेसी, एक तो कहते हैं डेमोक्रेसी कुफर है, फिर बाद में जो है मिडिल ईस्ट की जब बात आती है तो कहते हैं कि बादशाहियत हटाकर डेमोक्रेसी लाना है। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट था, खासतौर पे सलमान औदा जैसे लोग, इनका इन्वॉल्वमेंट, एक तो रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया, कई मुसलमान खासतौर पे सऊदी नौजवानों को इन्होंने रेडिकलाइज किया। दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने ये किया कि सऊदी में जो डेमोक्रेसी के लिए जो तंजीमें काम कर रही थी, खासतौर पर गैर मुल्की तंजीमें, बरतानिया वगैरह से जो तंजीमें काम कर रही थी,
इख्वान मुस्लिमीन की जो तंजीमें काम कर रही थी, गैर मुल्की तंजीमें, इनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने सऊदी हुकूमत को ही गिराने की साजिश की और फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की साजिश की। ये साहबा मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी सरपरस्ती जो है सलमान औदा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है खुर्रम जामई जैसे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट ही करेंगे, जो लोग जो है जमातों के अगेंस्ट में खुद की जमातें बनाते हैं पावर के लिए। तो ये जितनी जमातें होती हैं, इख्वान ले लो या फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, इनका मकसद इस्लाम नहीं होता। ये लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, शरीयत का नाम लेकर, इनका मकसद होता है पावर, इनका मकसद होता है कुर्सी, इनका मकसद होता है सीट, चाहे उसके लिए मुसलमानों की जानें भी क्यों कुर्बान ना कर दी जाए। ये लोग समझते हैं कि एक बड़े कॉज के लिए मुसलमानों की जान अगर कुर्बान होती है तो ये शहादत है, मगर हमें एक बड़ा मकसद हासिल करना है, तो लिहाजा ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सलमान औदा का रोल, बहुत बड़ा रोल जो है इस तरह से रहा है मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में, खासतौर पे इसके फतवे वगैरह जो थे, ये बहुत बड़ा इसने जो है ना एक शैतानियत वाला रोल जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अदा किया था। तो ये है सलमान औदा, और ऐसे शख्स को ये इमाम अहमद बिन हंबल कर रहे हैं, हमारे खुर्रम जामई साहब इमाम अहमद बिन हंबल से कंपेयर कर रहे हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कोई इमाम अहमद बिन हंबल से कंपैरिजन ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में एक चीज मशहूर है कि इतना कोड़े मारने के बावजूद भी इमाम अहमद बिन हंबल ने यह कहा था कि अगर मेरे पास एक दुआ बची है तो मैं वो अपने हाकिम के लिए करूंगा, उसके उसके लिए मैं करूंगा। ठीक है, ये वो थे इमाम अहमद बिन हंबल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने रेबेलियन, प्रोटेस्ट या फिर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत नहीं की। ये इमाम अहमद बिन हंबल थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने बगावत नहीं की। उनसे उनसे किसको कंपेयर कर रहे हैं? सलमान औदा जैसे लोग, जिन्होंने हुकूमत को गिराने में काम किया और फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए उन्होंने साजिश की, और बरतानिया और अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जो इख्वान तंजीमें हैं या फिर जो रेडिकल तंजीमें, उनके साथ कोलैबोरेशन करके सऊदी हुकूमत के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे लोगों की तायीद में ये हमारे खुर्रम जामई साहब तारीफ कर रहे हैं और फिर इमाम अहमद बिन हंबल से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको आप जहालत कहें या फिर इसको आप जो है क्या कहें, वो आप बेहतर समझते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ठीक है। और ये सऊदी हुकूमत ही नहीं, कोई भी हुकूमत करेगी, कोई भी हुकूमत करेगी ये काम। मिसाल के तौर पर मसर में जब मुर्सी की हुकूमत आई, 1 साल की जो हुकूमत थी, उसके बाद उसकी हुकूमत गिर गई। तो जब मुर्सी की हुकूमत थी उस टाइम पर असल में क्या हुआ कि मसर में मसरियों ने 40 साल से एक ही हुकूमत देखी थी, तो उनको लगा कि भाई चलो एक नई हुकूमत आएगी, एक नया चेहरा आएगा, शायद ये लोग हमारे मसाइल ख़त्म करेंगे। इस तरह से मसरियों ने उन मुर्सी को चांस दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड को, इख्वानियों को उन्होंने चांस दिया। 1 साल में उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, उल्टा जो है अपनी जो पॉलिसीज थी वो जो है लोगों के ऊपर थोपना शुरू किए। तो लोगों ने मुर्सी के खिलाफ बगावत की। अब लोग कहते हैं मुर्सी को गिराने में सऊदी का हाथ था। सऊदी को काम धंधा नहीं है जो मुर्सी को जाकर गिराएंगे। सऊदी ने, हाँ ये अलग बात है कि इजिप्ट जो बहुत बड़ा हिस्सा है मिडिल ईस्ट का, इजिप्ट की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, तो सऊदी अरब ने वहाँ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पैसा दिया, मगर मुर्सी को गिराने के लिए पैसा नहीं दिया। मुर्सी को लोगों ने लाया, लोगों ने ही गिराया। ठीक है। तो जब 1 साल देखा लोगों ने, फिर लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो मुर्सी ने उनके ऊपर गोला बारूद बरसाया, उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू की। अब वहां के लॉ के हिसाब से यह है कि मिलिट्री पावर जो होता है वो आ जाता है और आकर कंट्रोल ले लेता है जब मुल्क के हालात खराब होते हैं। तो हिलरी क्लिंटन, ओबामा, इखवान, मुर्सी, इन लोगों ने जो बर्बादी मचाई थी मसर के अंदर, वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि सीसी वक्त पे आ गया और उसने कंट्रोल ले लिया इजिप्ट का, वरना फिर इजिप्ट को ये लोग शमशान बना देते और इजिप्ट को दूसरा सीरिया बना देते थे। ठीक है। तो ये काम जो है मुर्सी ने भी किया। जो मुर्सी की हुकूमत के खिलाफ ठहर रहे थे, मुर्सी ने भी उनको हटाने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि आपको पता होगा 2016 में टर्की में एक कूप हुआ था। अब बाज लोग कहते हैं कि द सो कॉल्ड कूप था, फतेहुल्लाह गुलन जो लीड कर रहा था कूप को। तो कूप हुआ था और कूप के बाद उस कूप के कॉन्टेक्स्ट में या फिर उसका बहाना लेकर उर्दुगान ने अपने सारे अपोजिशन के लोगों को उसने पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसका ताल्लुक कूप से था भी नहीं, कूप से था ही नहीं, फिर भी पकड़ पकड़ के सबको डाला, सारे जर्नलिस्टों को, सारे एक्टिविस्ट को, सारे पॉलिटिशियंस को, हर वो शख्स जो उर्दुगान के खिलाफ है। हजारों की तादाद में टर्की की जेल में लोग सड़ रहे हैं, उठा उठा के सबको लेके जाके उसने डाल दिया जेलों के अंदर। क्यों? कूप के बहाने कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ कूप किया था। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि हुकूमत जब पावर में होती है
तो हुकूमत मुल्क की स्टेबिलिटी संभालती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई सऊदी हुकूमत को अपनी गद्दी का डर है, गद्दी का डर नहीं, सऊदी के अंदर औरतें, बच्चे और गैर मुल्की लोग भी काम करते हैं, एक्सपैट्रिएट्स यहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डिस्टेबिलिटी आ जाए या हुकूमत के खिलाफ कोई भड़का दे लोगों को। यहाँ अगर डिस्टेबिलिटी आ जाती है तो ये सारे नुकसानात होते हैं। यहाँ पे लोग कई मुल्कों से हज और उम्रे के लिए आते हैं, और जो है मदीने शरीफ को आते हैं, यहाँ पर हरमैन शरीफैन है। यहाँ की स्टेबिलिटी सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी नहीं बल्कि मुसलमानों की स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब इस स्टेबिलिटी को उखाड़ने के लिए सलमान ओदा जैसे लोग, और इनकी तारीफ कर रहे हैं हमारे खुर्रम जामाई जैसे लोग, तो इस तरह के लोग जो है ये स्टेबिलिटी के खिलाफ हैं। और असल में देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी के नहीं बल्कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर है, और जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ नहीं रहे, या फिर ये अल सऊद फैमिली के खिलाफ में जो भड़काऊ भाषण करते हैं या फिर इनके खिलाफ में बगावत की बातें करते हैं, दर हकीकत में ये लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं। क्योंकि ये सिर्फ अल सऊद अपनी सीट के लिए नहीं है, बल्कि ये जो पूरा लाखों करोड़ों की तादाद में औरतें, बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं और अलग अलग जगह के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अल सऊद की ऊपर है। और फिर जाहिर सी बात है कि वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टेप्स को आगे लेते जाते हैं। बहरहाल ये एक चीज़ हो गई। अब आखिर में हम बात करते हैं कि जो है, जैसे मैंने कहा था कि सलमान खान और जस्टिन बीबर को जो यहाँ पर बुलाया गया था, उसके ऊपर भी मैं एक दो पॉइंट्स रख देता हूँ। एक चीज़ होती है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, एक होता है कल्चरल डिप्लोमेसी। तो अक्सर लोग जो है, अक्सर कंट्रीज जो है टाइप टू डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं। आप इसके बारे में पढ़िए जाकर, टाइप टू डिप्लोमेसी या फिर कल्चरल डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। तो स्पोर्ट्स के जरिए जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बनाता है, ठीक है। तो इसमें नॉन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हुकूमतें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि गैर हुकूमती लोग जो होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और फिर दोनों हुकूमतों या दोनों मुल्कों के दरमियान में एक रिलेशन कायम करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। टाइप टू डिप्लोमेसी के लोग आमतौर पर, जिसे सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, तो टाइप टू डिप्लोमेसी के लोग जो है आमतौर पर आपको पब्लिक स्फीयर में नज़र नहीं आएंगे, या फिर इनका रोल जो है इतना दिख के नहीं आएगा, मगर इनका रोल बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैंगो डिप्लोमेसी करके भी एक चीज़ है, आम आम जो मैंगो है, मैंगो डिप्लोमेसी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को 2000 किलो आम भेजे थे, एक 1000 किलो मोदी को, 1000 किलो ममता बनर्जी को। तो ये मैंगो डिप्लोमेसी, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के बहुत पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान ने भी आम भेजे थे। तो एक होती है मैंगो डिप्लोमेसी, एक होती है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, एक होती है कल्चरल डिप्लोमेसी। तो इस ये होता क्यों है, इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं या टाइप टू डिप्लोमेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मुल्क का इन्फ्लुएंस दूसरे मुल्क में पड़ता है, या फिर जब आप दूसरे मुल्क से किसी आर्टिस्ट को या फिर एथलीट को बुलाते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन को अपने मुल्क में बुलाते हैं, तो फिर इससे होता क्या है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है रिलेशंस और जो है स्ट्रांग बनते हैं। और फिर अ, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है मिलिट्री को और पॉलिटिकल पावर को, और गवर्नमेंट को इवेंचुअली ये चीज़ जाकर जो है इन्फ्लुएंस करती है। अब जस्टिन बीबर जब आ रहा था, अब उसूलन अगर देखा जाए तो जस्टिन बीबर को अंग्रेज सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई जाओ जाकर सऊदी अरब के अंदर जो है मुसलमानों के अंदर नंगापन फैला दो, ठीक है। मगर जब जस्टिन बीबर आ रहा था उस टाइम पर कई ऐसी तंजीमें जो अमेरिका की गैर मुस्लिम तंजीमें हैं, इन्होंने जस्टिन बीबर को प्रेशराइज किया कि तुम सऊदी अरब मत जाओ। उसूलन टेक्निकली अगर देखा जाए तो जस्टिन बीबर को भेजना चाहिए था कि जाओ जाके मुसलमानों को जो है वहां पर तुम बर्बाद कर दो, नहीं, बल्कि उन्होंने एतराज किया कि तुम वहां मत जाओ। क्योंकि इससे होता क्या है कि जस्टिन बीबर हो गया या सलमान खान हो गया, जब वो लोग आते हैं तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, और सऊदी अरब का जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, दूसरे मुल्कों में जो इमेज है, वो इमेज जो है बॉल्स्टर होता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं। तो अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट हलाल है कि हराम है, मैं बोलूँगा कि भाई हराम है।
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कॉन्सर्ट में जाते कि नहीं जाते, मैं बोलूंगा कि मैं नहीं जाता कॉन्सर्ट में। क्या आप लोगों को भेजेंगे कॉन्सर्ट में, मैं बोलूंगा नहीं भेजूंगा मैं कॉन्सर्ट के अंदर। अगर आप ये पूछेंगे कि सऊदी हुकूमत जो कॉन्सर्ट कर रही है आप इसको सही समझते हैं, तो मेरा यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि मेरे सही गलत बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये सऊदी अरब का इंटरनल मामला है। सऊदी अरब अगर कॉन्सर्ट कर रहा है, सलमान खान को बुला रहा है, जस्टिन बीबर को बुला रहा है, तो ये उनका ज़ाती मामला है, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्या मतलब मसाइल हैं, वो उनकी परेशानी है, वो हमारी परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार पोस्टें लगाता रहता हूँ, यही बताने के लिए कि भाई आप लोग जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हो, चाय टपरी पर बैठकर, चबूतरे पर बैठकर जो सऊदी अरब के खिलाफ में बकवास कर रहे हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा आप अपना फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, और आपका वेलापन या फिर आपका जो यानी आप जो खाली बैठे हुए हैं, ये उल्टा आपको जो है नुकसान पहुंचा रहा है। यही मेरा बताने का मकसद होता है। उसके पीछे वो बुला क्यों रहे हैं, क्या मकसद है उनका बुलाने का, वो सारी चीजें पीछे है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। और हदीस भी है इसके ऊपर कि जो चीज़ आपसे ताल्लुक नहीं रखती है उस चीज़ को छोड़ दो। तो बहरहाल ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। और आखिर में बात यह है कि जो जमीयत अहले हदीस हैदराबाद की है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग, खुर्रम जामई जैसे गैर जिम्मेदार लोगों को आप जो है चांस मत दीजिए कि वो इस तरह की बातें करें और इस तरह की हरकतें करें और अपने अंदर की इखवानियत और दाइशियत लोगों के सामने रखे, जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि सलफ़ी और अहले हदीस हजरात भी जो है इस तरह के लोग हैं कि ये लोग अंदर ऊपर से तो सलफ़ी है मगर अंदर से ये ख़वानी और दाइशी हैं। एक गलत मैसेज और गलत इमेज जो है लोगों के जहन में पड़ता है। ये चंद पॉइंट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आप सबको ये बातें क्लियर समझ आई हैं इंशाअल्लाह। जो हक़ है वो अल्लाह की तरफ से है और जो गलत है वो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से। अल्लाह से मैं इस चीज़ की पनाह चाहता हूँ और मैं जो है आप सबसे रुख्सत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। मैं चंद कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अ, जहाक भाई जैसा आप, क्या है कमेंट क्या है? अच्छा, कमेंट ऊपर चला गया। फरीद शेख कह रहे हैं भाई बांग्लादेश और इंडिया के अंदर कोकोनट और एलिश फिश का डिप्लोमेसी भी अच्छा। कोकोनट डिप्लोमेसी भी और फिश डिप्लोमेसी भी है इंडिया बांग्लादेश के अंदर। देखो नई चीज़ पता चली माशाल्लाह। इब्ने आदम कह रहे हैं जजाकल्ला खैर। जहांगीर आलम कह रहे हैं शुक्रिया। अ, मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जहाक भाई जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, कमेंट काफ़ी लंबा है। जैसा आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक जितने हुए हैं नाम सऊदी का आया है, लेकिन मीडिया का भी झूठ है, वो करेंगे क्योंकि आज दौर जो झूठ का इल्ज़ाम भी लगाएंगे। देखिए बिलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया झूठ बोलता है, ये थोड़ा सा हमको ये नैरेटिव से बाहर निकलना है। यानी कि ये जो सोच है हमारी, ये सोच से हमको थोड़ा सा बाहर निकलना है। बेशक मीडिया अटैक करता है, मगर मीडिया को जब चाराने मिलते हैं तो 1 रुपया बनाता है, वो मीडिया करता है वो। मगर हम क्यों करते हैं, हम मौका ही क्यों देते हैं इस तरह से? ये चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ जो है यहाँ के जो तुर्की बिन फैसल, प्रिंस तुर्की बिन फैसल है, इनकी काफ़ी मैंने वो देखी है, क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशंस देखे हैं जिसके अंदर लोगों ने उनसे सवाल किया कि सऊदी अरब का हमेशा नाम आता है टेररिज्म को लेके। तो उन्होंने बात कही कि हम जो है 2000 तक हमने सिर्फ तालिबान को हमने सपोर्ट किया, उसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद हमने सारी फॉरेन फंडिंग गवर्नमेंट के लेवल से हमने बंद कर दी। उसके बाद जो है इंडिविजुअल बेसिस पे जो फंडिंग होती है उसके हम जिम्मेदार नहीं होते। हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर फंडिंग ना हो। तो ये सारी इंडिविजुअल लेवल पर फंडिंग होती है, ठीक है। और हुआ है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है मिडिल ईस्ट में ख़ासतौर पर सऊदी अरब में पेश आया है। और अगर हम प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर सोल्यूशन निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इमरान अली साहब कह रहे हैं कि हाउ यू नो खुर्रम जामई अखवानी। भाई ये पूरी जो कहानी मैंने अभी सुनाई है उसी के ऊपर है, बराह करम आप देख लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।